स्वागत है आपका स्टडी टेबल के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आरजे ऋतुराज और आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वर्ग दसम के सामाजिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अर्थशास्त्र को। और इसका प्रथम अध्याय है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक अध्याय को हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और साथ ही प्रत्येक अध्याय के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से हम अपने ज्ञान का अवलोकन भी करेंगे, जिसे एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए प्रारंभ करें। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र और इसका पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। किसी भी विषय वस्तु को समझने से पहले उसके शीर्षक को समझ लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस अध्याय से संबंधित तथ्यों को समझने में भी आसानी होती है। तो सबसे पहले हम इसके शीर्षक को समझते हैं। जैसा कि इसका शीर्षक ही है अर्थव्यवस्था, यहाँ पर दो शब्द निकल करके सामने आता है, एक अर्थशास्त्र और दूसरा अर्थव्यवस्था। क्या आपको पता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? अगर नहीं तो आइए आज ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। जी हाँ, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे है समझते हैं। अर्थशास्त्र का अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्द निकल के सामने आता है, एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मतलब यहाँ पर धन या संपत्ति से है और शास्त्र का मतलब अध्ययन से है। अर्थात अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग धन या उससे संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था पर। यहाँ भी अगर आप संधि विच्छेद करें तो दो शब्द निकल के सामने आता है, एक है अर्थ और दूसरा है व्यवस्था। अर्थ का मतलब यहाँ भी धन या संपत्ति से है, लेकिन व्यवस्था का मतलब यहाँ है संचालन करना या प्रबंध करना। अर्थात धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका प्रबंध कैसे हो रहा है और इसे कौन रेगुलेट कर रहा है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं वह अर्थव्यवस्था है। ये छोटा सा अंतर है, बहुत महीनी अंतर है, लेकिन इसके अंतर को समझ लेना ही हमारी समझदारी है। उम्मीद है आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अर्थशास्त्र के विषय में कई सारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। कहा गया है कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री जमा होते हैं वहाँ 7 विचार पैदा होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ। कहीं कहीं आपको यह नाम आदम स्मिथ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों नाम एक ही हैं। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। शॉर्ट में से द वेल्थ ऑफ द नेशन कहा जाता है। इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की एक परिभाषा दी। वो परिभाषा कुछ इस प्रकार से थी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र मतलब धन, धन और केवल धन। बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनमें जे.बी. से, रिकार्डो इत्यादि ने इनकी परिभाषाओं का समर्थन किया, लेकिन कई सारे अर्थशास्त्री ऐसे भी थे जिन्होंने कि इस परिभाषा का मुखर विरोध किया और उन्होंने इसे शैतान का धर्मशास्त्र की संज्ञा दी, और किसी ने तो इसे रोटी और मक्खन का विज्ञान भी कहा। फाइनली मार्शल साहब आते हैं और वो अर्थशास्त्र की एक सर्वमान्य परिभाषा देते हैं, जो कि बहुत सारे अर्थशास्त्री इसको सपोर्ट भी करते हैं। वो परिभाषा थी कि इकोनॉमिक्स केवल धन का विज्ञान नहीं है जब तक कि इसमें मानव कल्याण शब्द ना जुड़ा हो। अर्थात धन की वैल्यू तभी तक है जब वो मानव के हितों का कार्य करे, और सच में यही अर्थशास्त्र है। वास्तव में हम लोग इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर धन जो कि बेकार पड़ा रह जाए, अगर वो अर्थव्यवस्था में नहीं आता है, मार्केट में नहीं आता है, तो वह इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं हो सकता। धन जो है वो एक मीन्स है, एक साधन है। अल्टीमेटम अगर देखें, अल्टीमेटली
तो कहीं न कहीं यह धन मानव कल्याण के लिए ही तो है, अर्थात उनकी परिभाषाओं को सबने अपनी सहमति जाहिर की। अर्थव्यवस्था में लोग होते हैं, धन होता है, बाजार होता है और बहुत सारी क्रियाएं होती है। उन क्रियाओं को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। वो दो प्रकार कहे जा सकते हैं, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा अनार्थिक क्रिया। यहाँ पर समझना आसान है कि आर्थिक क्रिया क्या है और अनार्थिक क्रिया क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आर्थिक क्रिया अर्थात ऐसा काम जिसमें धन से संबंधित बातें हो, धन से संबंधित लेन देन हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। वैसी क्रिया जिसमें कि धन से संबंधित चीज़ें शामिल ना हो, वह अनार्थिक क्रिया की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पर समझते हैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से। एक औरत जो अपने बच्चों का लालन पालन करती है, अपने घर में भोजन बनाती है, अपने घरों को साफ सुथरा रखती है, क्या इसके बदले उन्हें पैसा मिलता है? अगर नहीं तो ये अनार्थिक क्रिया है। लेकिन वही औरत जब किसी दूसरे के यहाँ जाकर के एक दाई के रूप में कार्य करती है, वहाँ जाकर के वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बच्चों को देखती है, संभालती है और इसके बदले उसे पारिश्रमिक मिलता है, तो वही क्रिया आर्थिक क्रिया कहला जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि क्रिकेट खेलते होंगे या क्रिकेट देखते होंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। क्रिकेट में कई कमज़ोर टीमें अपनी टीम को मजबूत करने के लिए बाहरी खिलाड़ी बुलाती है, जिसे बोरो कहा जाता है। बदले में उसे पैसा दिया जाता है। वह क्रिकेट खेल तो रहा होता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं आर्थिक क्रिया का हिस्सा हो गया। लेकिन वही अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी सिर्फ मनोरंजन के लिए अपनी टीम के लिए खेलता है, तो वह अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। उम्मीद है आपको आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया का मूलभूत अंतर समझ में आ गया होगा। इस अध्याय का शीर्षक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अपने आप में कोई कंप्लीट वर्ड नहीं है जब तक कि इसके साथ किसी राज्य की परिधि या देश की परिधि ना जुड़ी हो, अर्थात किसी राज्य या देश का नाम ना जुड़ा हो। अगर हम सिर्फ अर्थव्यवस्था कहते हैं तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं होती है, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, अस्पताल, विद्यालय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम इसे ये कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था अर्थात इसका संचालन कौन कर रहा है और प्रबंध किसके जिम्मे है। इसको ऐसे समझते हैं, भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ। उसके पहले भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, उसके पहले मुग़लों का शासन था और उसके पहले बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत जो कि एक समृद्धशाली राष्ट्र माना जाता था और प्राचीन समय में इसे सोने की चिड़िया भी कही जाती थी। लेकिन चूँकि यहाँ पर इतने सारी धन संपदा थी कि इसने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया और यही कारण था कि यहाँ पर व्यापार के लिए लोग दूसरे देशों से ही नहीं बल्कि महादेशों से भी आए और धीरे धीरे वो भारत पर राज करने लगे। यही कारण था कि भारत के अंदर बहुत सारी औपनिवेशिक लड़ाइयाँ भी हुई। यहाँ पर एक शब्द निकल के सामने आता है, औपनिवेशिक। यह शब्द उपनिवेश से बना है। उपनिवेश क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं, जब भारत गुलाम था तो भारत के जो राजनीतिक अधिकार थे, आर्थिक अधिकार थे, सामाजिक अधिकार थे, उस पर अंग्रेज़ों का हक चलता था। अर्थात भारत उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। उपनिवेश को परिभाषा के रूप में अगर देखें, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश पर आक्रमण करके उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इन क्षेत्रों पर अधिकार कर ले और अपने ढंग से वो शासन का प्रबंधन करे, संचालन चलाए, तो यह उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश का दौर था जब इंग्लैंड के उपनिवेश तकरीबन बहुत सारे देशों में थे। अमेरिका भी एक समय गुलाम था और अमेरिका में भी इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। औपनिवेशिक लड़ाइयाँ हुई और भारत
जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था, धीरे धीरे कंगाल होता चला गया। 1947 तक आते आते भारत की स्थिति संपदा विहीन सी हो गई, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ और भारतीयों की मेहनत के बलबूते एक बार पुनः देश विकास के मार्ग पर चल पड़ा है। आज के इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और यह आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। आगे की वीडियो में हम आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे।